वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC CET ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका पहला यूनिट है। उसकी 2 वीडियो हम कर चुके हैं, ये उसका तीसरा पार्ट है, थर्ड क्लास है ये। शुरू करते हैं। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इन दोनों को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ये होती क्या है। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो गाड़ी लेने, किसी शोरूम में गए आप गाड़ी लेने, ठीक है, और उस गाड़ी की जो कॉस्ट है ना वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, लेकिन आपके पास उस समय 10 लाख रुपए नहीं है। आपके पास कितने हैं? 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। तो आपको गाड़ी लेनी है, तो जो वेंडर हैं, ठीक है, जिसको गाड़ी बेचनी है, वो क्या करेंगे कि आपको कह देंगे ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, और जो बाकी के 8 लाख बच गए वो बाद में दे देना। बाद में का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देंगे तो फिर उनको साथ में क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अब हायर परचेज और जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है ना, उनमें एक मार्जिन सा डिफरेंस है। जैसे हायर परचेज में क्या है कि हायर परचेज में आपको जैसे गाड़ी दे दी, ठीक है, आपने 2 लाख रुपए दे दिए और आपको आपके पास गाड़ी आ गई, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट जब तक आप नहीं दे देते हैं, तब तक आपकी ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी गाड़ी की। ये एक ज़रा सा मार्जिन सा डिफरेंस है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो है, उसमें जो ओनरशिप है वो हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाती है। आपने डाउन पेमेंट की और आपके पास उस गाड़ी की या जो भी आप चीज़ ले रहे हैं ना, उसकी इंस्टॉलमेंट आपको उसकी आपकी जो ओनरशिप है वो आपको मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम, अब देखो इसकी डेफिनेशन कि हायर परचेज सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम वेयर इन द सेलर ऑफ गुड्स डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। यहाँ पर यही वर्ड यूज़ हुआ है कि विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स द पेमेंट फॉर द गुड्स विल बी मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट। मतलब कि जो इसकी पेमेंट है ना, वो बायर करेगा किस कैसे? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। एक बार डाउन पेमेंट दे देंगे, उसके बाद जो बाकी का अमाउंट बच गई वो इंस्टॉलमेंट में जाएगी। इफ़ द बायर पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यही बात है कि 2 लाख रुपए आपने दिए, बाकी बच गए 8, और ये 8 लाख आपको इंस्टॉलमेंट में देने हैं। और जैसे ही आप इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हैं ना, जैसे साल की करवा ली, ठीक है, 6 महीने की होगी, तो इस तरह से जैसे ही आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, उसके बाद जो आपकी ओनरशिप है उस गुड्स की वो आपको मिल जाएगी। ये तो है आपका हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम लाइक द हायर परचेज सिस्टम इज ए पेमेंट ऑफ सेल। ये सेल की पेमेंट है, ठीक है, विच द पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट। इसकी भी पेमेंट किस में होती है? इंस्टॉलमेंट में। इन दिस सिस्टम द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स इमीजिएटली ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यही बात आपको समझाई गई थी कि इसमें क्या है, जैसे ही एग्रीमेंट हो जाता है ना सेल का जैसे एग्रीमेंट हो जाता है, चाहे आपने पूरी कीमत दी है या नहीं दी है, आपको उस गुड्स की क्या मिल जाएगी? ओनरशिप, उसकी आपको ओनरशिप मिल जाएगी। आगे है, इफ़ द बायर मेक्स डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने वो गुड्स ले लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी ना दी, तो उस पॉइंट में जो सेलर है वो क्या कर सकता है? देन द सेलर कैन नॉट रिस्पोज द गुड। रिपोजिज का मतलब वापस उसकी ओनरशिप है ना, वो सेलर के पास नहीं जाएगी, हायर परचेज में वापस चली जाती है, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तो वो आपकी जो गाड़ी है या और कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया है ना, वो वापस सेलर के पास चला जाएगा, वेंडर के पास। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे भाई वो वेंडर? उनके पास क्या होता है? ही कैन ओनली सू द बायर फॉर अनपेड इंस्टॉलमेंट। कोर्ट का सहारा ले सकते हैं वेंडर कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो उनको नहीं मिली है। ये दोनों चीज़ें थी आपकी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला देखोगे आप तो क्या है? टोटल अमाउंट जो होती है ना, वो क्या आती है? डाउन पेमेंट प्लस में इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। मतलब कि टोटल अमाउंट जो है
प्रोडक्ट की मिलेगी ना, वो क्या होगी, डाउन पेमेंट आपने जो कर दी, और जो बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी साथ में किसके, इंटरेस्ट के साथ में, वो आपकी टोटल अमाउंट होगी। ठीक है, एग्जांपल लिया था ना हमने, जैसे कि 10 लाख रुपए की जो गाड़ी थी, ठीक है, और आपने 2 लाख उसकी डाउन पेमेंट कर दी, जो बाकी बच गया 8, और प्लस में क्या, इंटरेस्ट, प्लस में उसके इंटरेस्ट, वो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब ना इसमें स्लाइट सा डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। देखो, हायर परचेज में सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स है भाई, ये क्या है, ये सिस्टम है गुड्स बाई करने का, और ये सिस्टम है क्रेडिट सेल का, उधार सेल का। इसमें ओनरशिप सेलर के पास रहती है, कब तक, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते। ओनरशिप ट्रांसफर द टू बायर, बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे एग्रीमेंट होता है। अब देखो, इसमें जो बायर होता है वो सेल नहीं कर सकता भाई उस आइटम को, जैसे कि आपने गाड़ी ले ली 2 लाख दे के, फिर आप उसको सेल करना चाहें, नहीं, उसमें सेल आप नहीं कर सकते। इसमें बायर कैन सेल द गुड्स, इसमें आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे हैं ना, वो सारे सेलर को लगेंगे, और इसके जो रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे हैं ना, इसमें बायर बियर करेगा। गुड्स कैन बी रिटर्न, इसमें जो गुड्स है ना वो आपके रिटर्न हो सकते हैं, और इसमें गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न, इसमें गुड्स जो है रिटर्न वापस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सभी बच्चों को पता है पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं ना मिलके, उसी को हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। और वो बिज़नेस का ना पर्पज़ होना चाहिए क्या, प्रॉफिट, उस बिज़नेस का पर्पज़ होना चाहिए प्रॉफिट, वही आपका क्या होता है पार्टनरशिप। डेफिनेशन देखते हैं ना इसकी, तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन क्या है इसकी, कि रिलेशनशिप है किसमें, पर्सन्स के बीच, वो पर्सन 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, ठीक है, और वो बिज़नेस चलाया जाएगा उनमें से या तो कोई एक व्यक्ति या सभी के द्वारा। बस सिंपल सी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। फीचर्स क्या होते हैं भाई, खासियत, 2 या 2 से ज़्यादा इंसान होने चाहिए, एक इंसान तो अकेला पार्टनरशिप होगा नहीं, वो तो क्या बन जाएगा, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लाभ कैसे बांटेंगे, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, सैलरी मिलेगी या नहीं किसी पार्टनर को, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट पे आएंगी। अच्छा, एक लॉफुल बिजनेस, मतलब कि वैध बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून के द्वारा जो इलीगल बिजनेस है वो आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का बंटवारा। और एक है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वही है कि बिज़नेस को या तो वो अकेला एक इंसान चला सकता है उनमें से, या फिर सारे उसको रन कर सकते हैं, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। डीड डीड क्या होती है भाई, डीड का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि जैसे 2 पार्टनर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, उन्होंने निर्णय लिया कि हम बिज़नेस करते हैं मिलकर, ठीक है, फिर उनके बीच में ना कुछ टर्म्स होंगी, ठीक है, कि हमको ना हम लाभ ऐसे बांटेंगे भाई, ठीक है, और हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे, मतलब सारी की सारी जो कंडीशन होंगी ना उनकी, वही एक डीड का रूप लेती हैं। जैसे ए पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप जो होती है ना, एक एग्रीमेंट उसके अंदर किया जाता है, सहमति, और ये एग्रीमेंट जो है ना वो आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल, लिखित में भी और मौखिक। इन एक्चुअल वास्तव में पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। इट इज़ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द फर्म। ये एक डॉक्यूमेंट है भाई जिसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन होती हैं पार्टनरशिप की, जिसके लिए पार्टनर क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम। अच्छा, इसके कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखो, पहला है नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, इट्स मेन बिजनेस, फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, इट्स मेन बिजनेस, मुख्य बिजनेस है क्या, ये चीज़। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के नेम, सभी का एड्रेस, ठीक है। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है। कैपिटल बोरोड या कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर द्वारा जो कैपिटल लाई जाएगी वो। अगला है रेशियो,
इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। किस रेशियो में, जैसे नॉर्मली हम सम करते हैं उसमें मिलता है 2/3, 2:3, 1:2 ऐसे, ठीक है। तो किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को वो डिवाइड करेंगे, वो चीज़ सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, अलाउंस पेबल टू द पार्टनर, ये चीज़ मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी और जो दायित्व हैं वो क्या होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय के लिए हमें पार्टनरशिप करनी है, अगर ऐसा है तो वो भी। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, हर साल जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उनको ऑडिट करवानी होती है, तो वो किस तरह से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। नॉर्मली जो होता है ना वो क्या होता है 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च, ठीक है। लेकिन कई बिजनेस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी हो सकता है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या रहेंगे, किस तरह से काम, मतलब बैंक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी ना, बैंक में जिन चीज़ ट्रांजेक्शन करनी है वो क्या होंगी। लोन गिवन टू द फर्म बाई ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन डेट लोन पेबल टू द पार्टनर। कोई पार्टनर जो होता है ना वो फर्म को लोन के रूप में पैसे दे देता है और उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो चीज़ें। और फिर है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आगे डिस्कस करेंगे। गुडविल एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की, ठीक है। उसको वैल्यूएशन करने की, मतलब किस तरह से वैल्यू उसकी निकाली जाएगी। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। किसी नए पार्टनर को एडमिशन, कोई नया पार्टनर आता है, रिटायर होता है कोई, और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स होंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म बंद हो जाती है ना, तो उस समय सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से होंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द अदर पार्टनर्स, ठीक है। कि पार्टनर्स, ठीक है, अभी पार्टनरशिप शुरू हुई है तो उनके अंदर ना उनके बीच में क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद झगड़े हो सकते हैं, तो उनका सेटलमेंट किस तरह से होगा, वो चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में आएंगी, ठीक है। तो ये डीड थी। अब नेक्स्ट है कि प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जैसे ना कई बार क्या होता है कि डीड लिखित में नहीं होती, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, आपसी सहमति कर ली उन्होंने ओरली और डीड लिखित में नहीं है, तो उस समय क्या कंडीशन लागू होंगी। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ रिटन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप फर्म में रिटन में लिखित में पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ़ द डीड इज़ साइलेंट ऑन सर्टेन मैटर, या फिर डीड साइलेंट है मतलब कुछ मैटर पे क्लियर नहीं है, तो फॉलोइंग प्रोविज़न फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो ये कुछ प्रोविज़न हैं वो लागू होंगे। जैसे मतलब डीड में कुछ भी नहीं लिखा या डीड उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लागू होंगी। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, डीड के अंदर नहीं लिखा कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर के द्वारा आपस में इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा भाई, अगर डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी, तो कोई इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन ये इंपॉर्टेंट है कि कोई पार्टनर लोन दे देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर 6%, ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे वो उस बिज़नेस को क्या हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ये चाहे लिखित में हो, एग्रीमेंट के अंदर ना हो, लेकिन ये हमेशा दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं दिया जाएगा भाई। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा या व्यापार में नहीं लिया जाएगा। जैसे ठीक है, कोई पार्टनरशिप में पैसे कोई किसी पार्टनर ने पैसे निकाले हैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं हम, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है लिखित में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कोई सैलरी कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये कब लागू होंगी, जब आपके पास लिखित में पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखिए इसमें टू द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न के हिसाब से लाभों का बंटवारा किसमें, पार्टनर्स के बीच में, वो दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। इट इज़ ए टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट होता है और साथ में क्या होता है, एंड बाय नेचर इट इज़ ए नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ रह गई क्या, कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
का एक्सटेंशन है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया आपने और उसको बढ़ा करके, ठीक है, लाभों को बांटना पार्टनर्स में, तो वो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। नेक्स्ट है, ये देखिए परफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। जैसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने प्रॉफिट यहाँ डाल दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लग जाएगी, पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स की है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, जैसे XYZ आई है तो उनका यहाँ पर आ जाएगा। और कैपिटल में उनको जो ब्याज मिलेगा वो यहाँ पर आ जाएगी, सैलरी मिलेगी यहाँ पर आ जाएगी, पार्टनर्स कमीशन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, रिजर्व का प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, अब यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो XYZ जो भी पार्टनर्स होंगे ना उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि लाभों को निकालना और फिर ट्रांसफ़र कर देना किसमें, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। देखिए पार्टनर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहेगी कि एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है ना, तब आपको 2 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल, ठीक है, और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब, ये ध्यान रखना, जब आपकी कैपिटल किस तरह की हो, फिक्स्ड हो। तो फिक्स्ड में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें केवल कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आए, वो एडिशनल लगा दी, वो भी इसमें आएगी, ठीक है, और इसका बैलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं ना, कि पार्टनर को सैलरी मिली, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर क्या, उस पर इंटरेस्ट दिया, वो सारी चीज़ें आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी। कब होगा ये, जब होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप यूज़ कर रहे हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर आपकी जो मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें केवल आपको एक अकाउंट ओपन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में आपकी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो आएगी, इसी में आपकी ड्राइंग्स किया वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो, ठीक है, और इसी तरह सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे आपका एक ही अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आपको 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, गुडविल। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, जैसे मतलब कि किसी भी कंपनी का आप नाम ले सकते हैं, और उसने ना मार्केट में अच्छी खासी उसकी धाक है या अच्छी खासी उसकी प्रसिद्धि है, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वही जो रेपुटेशन है ना वही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है, सिंपल सी। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, ये फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है, विच इनेबल्स हायर प्रॉफिट, अर्न हायर प्रॉफिट, जिसका यूज़ कर किया जाता है ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, ठीक है भाई, जिसकी मार्केट ज़्यादा अच्छी होगी ना, बेटर कंडीशन होगी जिस बिज़नेस की, नॉर्मल सी बात है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। मतलब पुरानी कंपनी है या पुराना बिजनेस है और एक उसके कंपैरिजन में अगर नया आता है तो पुराने वाले की क्या होगी, मार्केट होगी, उसकी रेपुटेशन होगी, तो उसकी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा लाभ कमाएगा, तो वो ज़्यादा लाभ किस वजह से कमा रहा है, गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है गुडविल निकालने की पार्टनरशिप में, बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे सबसे पहला है वन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब 3 पार्टनर मान लो, A, B, C, अगर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, उनका कोई भी रेशियो मतलब इक्वल है, पहले मान लो 1:1:1, और वो ना डिसाइड करते हैं, उनके पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशियो है ना वो बदल जाता है, वो डिसाइड करते हैं कि हम ना 3 इस रेशियो में नहीं करेंगे भाई, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमारा रेशियो 2:3:4 रहेगा, तो ये रेशियो चेंज हो गया, तो ये अब रेशियो चेंज हुआ ना तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आता है, पहले पार्टनर थे A और B, तीसरा पार्टनर आ गया, तीसरा पार्टनर आ गया तो आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 3 पार्टनर थे A, B, C, इसमें से C आपका रिटायर हो जाता है, ठीक है, C आपका रिटायर हो जाता है, तब भी आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नीड है ये। डेथ ऑफ पार्टनर, A, B, C थे, इनमें से डेथ हो जाती, मान लो A या B, C किसी की भी, तो भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 फर्म्स टेकन प्लेस, 2 फर्में आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, जब 2 फर्में आपस में मिल जाती हैं तब भी आपको जो गुडविल है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और लास्ट है व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप बिजनेस को बेच दिया जाता है ना तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ती है।
चलिए अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बनना एक तरह से, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म थी, वो दो पार्टनर थे मान लो ए और बी, वो काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, चल रहे हैं और फिर उनका ना रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ चेंज होती है उस पार्टनरशिप में, उस वजह से उनको चीज़ें दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं, वही आपका कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। वेन एवर देर इज ए चेंज इन एग्रीमेंट, जब भी एग्रीमेंट में चेंज होता है, द बिजनेस विल कंटिन्यू बट द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स चेंज, कि ठीक है एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज हुआ है ना तो बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन जो रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स है ना वो आपके चेंज हो जाते हैं। द फर्म इज एयर फॉर शेयर टू बी रिकॉन्स्टिट्यूट, और उसके बाद जो फर्म है उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड कहा जाता है। ठीक है, कैसे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होती है भैया? पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। ये भी जो गुडविल वाली वैल्यू थी वही सेम तरह उसी तरह की चीज़ें हैं। नया पार्टनर आ जाए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाए, अमलगेशन ऑफ टू पार्टनर्स, ये अगर चीज़ें होती हैं ना तो आपको पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट पहले किसी और रेशियो में कर रहे हैं, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन। नया पार्टनर आता है, ठीक है, रिटायरमेंट है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या फिर दो फर्में आपस में मिल रही हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे मतलब कोई नया पार्टनर आ गया, ठीक है, नया पार्टनर आ गया तो वो उस पार्टनर का कोई ना कोई क्या होगा, शेयर होगा, हिस्सा होगा। मतलब तीन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स और वाई दो पार्टनर थे, और फिर उन्होंने ना जेड को शामिल किया, जेड को शामिल किया तो उसका जेड का कोई ना कोई हिस्सा तो होगा। जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई दो पार्टनर हैं और उन्होंने जेड को शामिल कर लिया तो जेड का फर्म में उसके पार्टनरशिप में कोई ना कोई हिस्सा तो रहेगा। मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इसी से रिलेटेड है। कैसे? रेशियो इन विच पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब कि पहले दो एक्स और वाई थे, ठीक है, अब नया पार्टनर आया तो वो नया पार्टनर जो है ना एक्स और वाई से कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा, और जो वो हिस्सा देंगे ना एक्स और वाई, वही क्या है, सेक्रीफाइस है, मतलब अपने पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर। अब फॉर्मूला क्या बनता है सेक्रीफाइस रेशियो का, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये कब होता है, ये ध्यान रखना, ये तभी होता है जब नया पार्टनर आता है, ठीक है, जब नया पार्टनर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो जैसे सेक्रीफाइसिंग तो क्या था, जब नया पार्टनर आता है, और गेनिंग क्या है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है। जैसे शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, ठीक है, और उसमें से जेड चला गया तो जेड का जो हिस्सा है ना, जेड चला जाता है, रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जेड का जो हिस्सा है एक्स और वाई किसी ना किसी रूप में लेंगे, और जो जिस रूप में वो एक्सेप्ट, जिस रूप में वो लेंगे ना वही क्या है, गेन कर रहे हैं, मतलब उसी को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। रेशियो इन विच दे एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का वो शेयर एक्वायर करेंगे ना उसी को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद उसका जो शेयर है ना वो रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ जाता है भाई। और रेशियो इन विच दे डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो अपने अंदर वो खुद में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो या तीन जितने बच गए, उसी को क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। इंपॉर्टेंट है ये, इसका फॉर्मूला देखिए। गेनिंग रेशियो जो आपका वो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। गेनिंग रेशियो जो है वो नया रेशियो माइनस पुराना, और जो सेक्रीफाइसिंग था वो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायर हो जाता है एक्स वाई जेड या ए बी सी, कोई तीन पार्टनर, ठीक है, और उनमें से सी रिटायर हो गया या डेथ हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होंगी, लाइक एडमिशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ आल्सो द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। जैसे कह रहा है कि जैसे नया पार्टनर आया था ना, ठीक है, उसी तरह रिटायर कोई पार्टनर हो रहा है या डेथ हो रही है, जब नया पार्टनर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। उसी तरह जब डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, तब भी हमको पार्टनरशिप डीड एंड हो जाती है और नई न्यू वन कम्स इनटू एग्जिस्टिंग अमंग द रिमेनिंग पार्टनर, और नई डीड बनती है जो बाकी पार्टनर बच गए। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब एडमिशन हुआ, कोई नया पार्टनर आया या फिर
कोई पार्टनर चला गया, ठीक है, डेथ हो गई, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। रिटायरमेंट मीन्स वन और मोर पार्टनर्स में लीव द फर्म बट इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द बिजनेस। रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स फर्म से चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस का एंड हो गया। रिमेनिंग पार्टनर जो है ना वो बिज़नेस को कैरी करते रहेंगे। चलिए अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो अब बात इंपॉर्टेंट, व्हेन इट इज़ डिसाइडेड बाय द पार्टनर टू मेक चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, कि जब ये डिसाइड हो जाता है, और डिसाइड कब, या तो नया पार्टनर आया, फिर कोई पार्टनर डेथ हो गया या फिर रिटायर हो गया, तो एग्जिस्टिंग रेशियो तो उनका चेंज होगा, तो एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर उसी का नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मेक द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर चला गया ओल्ड, ठीक है, तो जो एसेट और लाइबिलिटीज़ है ना उसकी हमको दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वही दोबारा से जो वैल्यू है ना वो रिवैल्यूएशन कहलाती है। देखिए परफॉर्मा है भाई, परफॉर्मा सिंपल है। इधर देखिए आप कि टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मान लो कोई एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम 5 लाख है, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो इस साइड आएगी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इधर आएगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कोई आ गई बाद में, वो इस साइड। और इस साइड देखते हैं इंक्रीज हो जाती है एसेट, एसेट इंक्रीज हुई है तो वो इस साइड, डिक्रीज हुई है तो वो इधर डेबिट में। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है वो क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज हुई है वो इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाती है, पहले नहीं थी बाद में आ गई क्रेडिट साइड में, ठीक है। इधर लॉस होता है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड, अगर आपकी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो सिंपल क्या प्रॉफिट होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस हो जाता है तो सेम, ये साइड अगर आपकी ज़्यादा है तो लॉस होगा, और वो लॉस भी कहाँ चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, ठीक है भाई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में हमने पढ़ लिया कि गुडविल होती क्या है, एक तरह से रेपुटेशन। अब गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आता है, गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। एंड ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर, जो पुरानी गुडविल होती है ना वो बांट दी जाती है, एक तरह से राइट ऑफ कर दी जाती है पुराने पार्टनर्स में। गुडविल इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, क्यों, क्योंकि गुडविल रिजल्ट है भाई किसका, हार्ड वर्क का, पुराने पार्टनर्स ने काम कर रखा है तो वो बांट लेंगे। एंड द एफर्ट मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उन्होंने बिजनेस के अंदर ना एफर्ट डाल रखे हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अब नया पार्टनर कोई आएगा, मान लो एक्स और वाई, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, उन्होंने ना काम किया 2 साल जम के, और उन्होंने ना उसकी बिजनेस की मार्केट अच्छी बनाई है, ठीक है, तो एफर्ट डालें। अब कोई तीसरा पार्टनर जेड आ गया, अब वो जेड आ गया तो वो एक्स और वाई ने जो एफर्ट किए है ना उसके फ़ायदा उसको मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा ना, तो उससे जेड से कुछ ना कुछ लिया जाएगा, किसके नाम पे, गुडविल के नाम पे। अब यही बातें इसके अंदर हैं कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हु विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेगा। ही मस्ट कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ दम, ठीक है। दिस कंपनसेशन इज कॉल्ड प्रीमियम एज पर एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड। यही चीज़ है भाई कि कंपनसेशन नया पार्टनर आएगा वो देगा किस नाम का, गुडविल के नाम का, ठीक है। या फिर जैसे रिटायरमेंट हो रहे हैं ना, ऐसे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्स वाई जेड थे, जेड रिटायर हो गया, उसने एफर्ट किए थे बिज़नेस में, कोशिश की थी, बिज़नेस को बहुत सारा टाइम दिया था, बिज़नेस में बहुत सारी मेहनत की थी, वो जा रहा है, तो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो उसको देनी पड़ेगी। इसी तरह डेथ हो रही है तो उस पार्टनर की गुडविल वैल्यू की जाती है। द रिटायरिंग डिजीज पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। रिटायर हो रहा है या डिजीज पार्टनर, डेथ पार्टनर अपनी गुडविल प्राप्त करते हैं किससे, कंटिन्यूइंग पार्टनर से, जो पार्टनर बच गए ना उनसे लेते हैं, और वो किस में, गेनिंग रेशियो में, किस में भाई, गेनिंग रेशियो में। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिंपल है, नया पार्टनर आया या पुराना चला गया, गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई। रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नए न्यू पार्टनर ए फर्म में हैव रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट और लॉसेज। नया पार्टनर आता है उस समय फर्म के पास ना कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ accumulated प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं, तो ऑल फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट गिवन इन द लाइबिलिटी साइड शुड बी क्रेडिट। जो भी लाइबिलिटी साइड होते हैं ना वो सारे के सारे आपके उस समय क्रेडिट कर दिए जाते हैं, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि बांट दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो नई चीज़ें शामिल होंगी,
पुराने रिजर्व और प्रॉफिट हैं वो आपके पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और ये तो था एडमिशन के ऊपर। और जब रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ए फर्म में हैव रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो रिटायर हो रहा है उस समय भी फर्म के पास क्या होंगे, प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व, कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो ऑल फ्री रिजर्व और प्रॉफिट है ना गिवन इन द लायबिलिटी साइड शुड बी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट है भाई, जब रिटायर हो रहा है ना उसमें भी क्या होंगे, जो रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है ना वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना किसका, पार्टनरशिप फर्म का। XYZ तीन इंसान हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और किसी कारणवश जो है बिजनेस हो जाता है बंद, उसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रख लेना भाई, 1932 इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का खत्म हो जाना अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, फर्म के जितने भी पार्टनर हैं ना उनके बीच में जो डीड है या पार्टनरशिप है उसका ख़त्म हो जाना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। मेन एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होता है ना, बंद होता है जब बिजनेस, तो उस समय कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है। देखो बंद हो रहा है तो एक तो अकाउंट जितने भी होते हैं ना उनको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज करना पड़ेगा, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। एक क्या होता है, जितने भी लोग बाहर से पैसे मांग रहे हैं वो फर्म को पे करने पड़ेंगे, प्राइवेट डेप्ट्स किसी पार्टनर के हैं वो पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना पड़ता है, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट, फर्म की जितनी भी डेप्ट हैं, फर्म ने जितने भी पैसे ले रखे हैं ना वो फर्म को देने पड़ेंगे, और प्राइवेट डेप्ट किसी पार्टनर का है तो वो भी उसको देना पड़ेगा। तो ये मेन एक्टिविटी है जो आपको करनी है कब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है ना, फर्म बंद हो जाती है तो क्या किया जाता है। देखो एक वर्ड आया था कि जब नया पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय पार्टनरशिप बंद नहीं होती, ठीक है, उस समय रियलाइजेशन रिवेल्युएशन अकाउंट खोला जाता है, वैल्यू रीफाइन की जाती है कि जैसे असेट और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस हुए तो रीवैल्यू की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि असेट लाइबिलिटीज़ को बेच दिया जाता है एक तरह से। एक बार पढ़ते हैं इसको कि रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। मेन पर्पज ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट का मुख्य जो उद्देश्य ना हो गया, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रियलाइजिंग द असेट्स एंड पेइंग द लाइबिलिटीज़, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट करना। ट्रांसफ़र ऑल द असेट्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, सारी की सारी असेट जो आती हैं आपकी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी, और सारी की सारी जो आती हैं आपकी लाइबिलिटीज़ वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। इसमें एक चीज़ और लिखिए क्या कि फ्रॉम द बैलेंस शीट से वो जाएंगी कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट में, और शो द रियलाइज वैल्यू ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पे देम ऑन डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। डू नॉट ट्रांसफर कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट एट्सेट्रा, पार्टनर्स की जो कैपिटल हैं या फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट हैं वो शामिल नहीं होंगे। सिंपल से आपको बात याद यहाँ पर ये रखनी है कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, तब तो आप खोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जब फर्म बंद होती है तब आप ओपन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। परफॉर्मा देख लीजिए आप इसका क्या कि जैसे देखो सारी की सारी जो असेट हैं वो यहाँ पर आएंगे डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, हम बेच रहे हैं मतलब बेचने से जितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, सारे लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं, डेब्ट्स आ गया, प्रोविजन ऑफ डेब्ट्स, ठीक है, एसेट। अब ये एसेट जब इनकी वैल्यू है ना वो तो यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू है, ठीक है, अभी बेचे नहीं है, यहाँ पर वैल्यू शो कर रहे हैं हम, ये इतने की वैल्यू है, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपकी 1 लाख की है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 50,000 की, ठीक है, फर्नीचर आपका 20,000 का, ऐसे ये वैल्यू शो कर दी इधर सारी। अब उनको बेचा गया ना तो उसको पैसा आया हमारे पास बेचने से बाई कैश या बैंक, तो एसेट रियलाइज जो आपने एसेट बेच दी इधर शो करनी। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ आपने शो कर दिया, आपके पास एट प्रेजेंट क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, और लाइबिलिटीज़ को पे किया वो इधर आ जाएंगी, ठीक है। मतलब कि सिंपल याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप एसेट्स की वैल्यू शो करो, क्रेडिट में लाइबिलिटीज़ की शो करो। एसेट्स को जो बेचने से पैसा आए वो आप क्रेडिट में शो करो, लाइबिलिटीज़ को जो पे कर दिया वो आप इधर डेबिट में शो करो। अब कोई पार्टनर होता है ना वो एसेट ले लेता है तो वो इधर आ जाएगा भाई क्रेडिट साइड में। इसी तरह पार्टनर क्या आता है, लाइबिलिटी ले लेता है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस जितने भी होते हैं ना, खर्चे रियलाइजेशन के, वो सारे
डेबिट साइड में, और अगर लॉस हो गया ना, इस सिस्टम में सारे में लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और प्रॉफिट हो गया तो ये आपका इधर, मतलब कि ये साइड आपकी ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर ये साइड ज़्यादा होती है तो आपकी लॉस आएगा। वो कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में चले जाएंगे, इसी तरह लॉसेज जो है पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब स्लाइड छोटा सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रिवेल्युएशन ऑफ रियलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन रिवेल्युएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। देखो भाई मीनिंग देखो, रिवेल्युएशन अकाउंट इज रिलेटेड विद द रिवेल्युएशन एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बताया था कि रिवेल्युएशन अकाउंट जो होता है ना वो वैल्यू रीवैल्यू करना, किसको? एसेट को और लायबिलिटीज़ को। नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर्स में कोई रिटायर हो गया, डेथ हो गया, तो नई जो भी एसेट है ना उनको रीवैल्यू करना। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू रियलाइज द एसेट एंड टू पे द लायबिलिटीज़। एसेट को रियलाइज करना, ठीक है, एसेट को बेच देना एक तरह से, और लायबिलिटीज़ को पे करना, ठीक है, ये तो मीनिंग। ऑब्जेक्टिव मेन पर्पज इज टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। फ्लक्चुएटिंग चेंज हो रही है जो चीज़ें ना, फ्लक्चुएट होती हैं, एसेट की वैल्यू चेंज होती है, इसी तरह लायबिलिटीज़ की चेंज होती हैं, और उन चेंज हो रही हैं उससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस वो फाइंड आउट करना। यहाँ पर मेन पर्पज इज़ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट बेच दी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ हो गई आपकी, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। नीड ज़रूरत बताया था कब पड़ती है? एडमिशन, रिटायरमेंट या पार्टनर की डेथ पे रिवेल्युएशन की। रियलाइजेशन की कब? जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाती है। ये दोनों में मेनली डिफरेंस था। तो ये आज की आपकी वीडियो थी, इसमें हमने कवर कर लिया है क्या? आपकी जो पहली यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सिंपल सी एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकेली पे डिटेल से पढ़े ना तो हम 50-60-70 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक हैं, और आपको एक तरह से ना क्विक रिवीजन के तौर पे ये वीडियो आपको काम में आएंगी, क्योंकि इतना तो आपने +1 2 में या बीकॉम में पढ़ा हुआ है चीज़ें, तो ये आपको हेल्प करेंगी सारी वीडियो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका रहने वाला है मेरे ख्याल से माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी यूनिट जो वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो बाकी वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।